गाइस हम सभी ने आज से पहले कई सारी रोबोट्स की मूवीज देखी है, लेकिन कैसा हो कि अगर एक रोबोट किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे उसे इंसान मिले ही ना, उसे तैयार ही इंसानों के लिए किया गया हो, लेकिन वो रोबोट सीखता जानवरों से है और फिर एक दिन उस रोबोट के अंदर फीलिंग्स बन जाए जैसे कि इंसानों में होती है, तो क्या उस रोबोट को रीसेट करने पे वो इंसानियत, वो फीलिंग्स हमेशा हमेशा के लिए रहेगी या फिर वो रोबोट जैसा रोबोट होता है वैसा ही बन जाएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी एक ऐसे ही रोबोट की कहानी सुनेंगे जो कि जाने अनजाने एक ऐसे जंगल में पहुंच जाता है जिसे सरवाइव करना जानवरों ने सिखाया। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जानवर ही थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है। तभी यहाँ पे हम एक रोबोट की बॉडी देखते हैं और साथ ही में कुछ जानवर देखते हैं जैसे कि बीवर थे, वो रोबोट के पास में आते हैं और एक्सीडेंटली उसे चेक करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। हम उस फ्यूचर की बात कर रहे हैं जहाँ पर रोबोट इंसानों की मदद के लिए बनाए जाते थे। तो जैसे ही रोबोट एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं कि आसपास कुछ और रोबोट भी थे और इस रोबोट को बनाया ही इंसानों की मदद के लिए गया था। इसी के कारण वो हर किसी से अपना प्रमोशन करते हुए कह रही थी कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम रोजन 7134 है और आप मुझे रोज बुला सकते हैं। लेकिन इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ रोज ने अपनी मुसीबतें ही बढ़ाई थी। वो जिस जिस जानवर के पास में जाती जा रही थी उससे कहीं ज्यादा वो उन जानवरों को डरा रही थी, साथ ही में इंजर्ड भी होती जा रही थी। काफी ब्यूटीफुल से सीन दिखाए गए हैं गाइस हमें, हर एक मूवमेंट जैसे कि बटरफ्लाइज का जाना, उसका जानवरों के पीछे भागना, लेकिन जानवरों का उल्टा उसे ही मार देना। अब रॉस को लगने लगा था कि यहाँ पे जो भी स्पीशीज है तो रॉस को उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। इसी के कारण वो बैठ के सबसे पहले यहाँ की लैंग्वेज को एनालाइज करने लगती है। यहाँ के सारे जानवर उसे मॉन्स्टर कहने लगे थे क्योंकि एक तरीके से ये तो उनके लिए एक ऐसी चीज है जो कि उन्हें कभी भी खत्म कर सकती है। रॉस की बहुत कोशिश करने पे भी जब वो किसी की लैंग्वेज नहीं सीख पाती तो उसके पास में एक ऐसा ट्रांसमीटर था जो कि उसे सीधा मैन्युफैक्चरर्स के पास में भेज सकता था। रॉस को लगा था कि वो अपने मिशन के अंदर फेल हो गई है और किसी को भी अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रही है। इसी के कारण वो अपने ट्रांसमीटर को स्टार्ट करती है। लेकिन जैसा कि जंगल में काफी सारे जानवर थे, जो कि कुछ जानवर तो चोर भी थे, तो वो रॉस के ट्रांसमीटर को चुरा ले जाते हैं और इवन रॉस की सारी बॉडी के पार्ट्स भी बाहर निकाल देते हैं। रॉस कैसे तैसे करके अपनी बॉडी को पूरा करती है, उस ट्रांसमीटर को लाने के लिए जाती है। इसी भागम भाग के बीच में उसके पीछे एक बहुत बड़ा बियर भी पड़ जाता है। इसी वक्त गलती से उसके हाथों से एक घोंसला टूट जाता है जो कि गूस का था। ऐसे बर्ड जो कि हमेशा माइग्रेट किया करते हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक अंडा बचता है, बाकी इस गूस की पूरी फैमिली मर गई थी। इस वक्त तक रॉस को जानवरों, अंडे, लाइफ के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं पता था। रॉस उस अंडे को अपनी पास में रख लेती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक और चोर आता है जो कि एक चालाक लोमड़ी थी। इस लोमड़ी का नाम फिंग था जो कि अंडे को रॉस से चुराने लगती है और बहुत शातिर तरीके से चुरा के ऑलमोस्ट भाग ही गई थी। लेकिन तभी वो अंडा टूटने लगा था और उसमें से बेबी बाहर आने लगा था। रॉस को लगा था कि उसे शायद कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन जैसे ही वो छोटा सा घूस बाहर निकलता है तो रॉस को ही अपनी मदर समझने लगता है और उसे बहुत प्यार से भी देखता है। रॉस कहीं न कहीं एक्टिवेट होती है और उसे लगता है कि शायद वही उसे उसका पहला ऑर्डर दे पाएगी या फिर इंस्ट्रक्शन दे पाएगी, लेकिन ये छोटा सा घूस तो अपनी मदर को देख के बस उसके आसपास घूमने लगता है। रॉस को समझ में आ गया था कि अब उसका कुछ भी नहीं होगा, इसी के कारण वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन छोटे से घूस ने तो ममा रॉस का पीछा छोड़ा ही नहीं। तभी यहाँ पे हम कुछ पॉसम्स को देखते हैं, ऐसे जानवर जो कि हमेशा मरने की एक्टिंग करते हैं अगर कभी भी मुसीबत के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे इस मॉम पॉसम ने रॉस को समझाया कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आज से ये तुम्हारा पहला ऑर्डर है कि तुम्हें इस बच्चे का ध्यान रखना है, तुम्हें इसे खाना खिलाना है, स्विम करवाना है और इसी के साथ में जब तक ये माइग्रेशन ना करे तब तक उससे पहले इसे उड़ना सिखाना है। अब रॉस के पास उसका मिशन आ चुका था, हालांकि उसे बच्चों को पालना नहीं आता था। इसी के कारण वो पॉसम से पूछती है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो पॉसम कहती है कि कोई भी माँ तैयार नहीं होती है किसी बच्चे को पालने के लिए, ये तो बस सीखना पड़ता है। ये सारी चीजें जंगल के सारे जानवर देख रहे थे। अब एक रोबोट को आखिर छोटे बच्चे को खिलाना, स्विम कराना या फिर उड़ाना कैसे आएगा। बस ये बेचारा छोटा सा घूस मरते मरते बचा था और अब फिंग को लगा था कि शायद ये रोबोट कहीं न कहीं इसकी मदद कर सकता है। इसी के कारण फिंग रॉस के पास पहुंच जाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पहले तो रॉस समझ गई थी कि ये एक नंबर की चालाक लोमड़ी है और डबल फेस्ड है, तो इसकी बात कभी नहीं माननी। लेकिन फिंग उसे खुद
खुद के मतलब के लिए बहुत अच्छे से समझाता है, बटरिंग वगैरह करता है, क्योंकि इस वक्त जो छोटा सा बेबी गूस था वो जोर जोर से रोने लगा था भूख के लिए, और लोमड़ी फिंक ने सिखाया था कि आखिर इस बच्चे को खिलाना कैसे है। तब जाके रॉस को लगने लगा था कि हाँ, फिंक के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। फिंक ने खुद के मतलब के लिए तो अच्छा खासा पाउंड बनवाया, उसे गर्म कराया, उसमें मछलियां उबलवाई और भर भर के खाना खाने लगा, और छोटे से गूस के लिए बस एक पंजा मार के कई सारी लटे बाहर निकाल दी, क्योंकि यही तो गूस का खाना था। अब यहाँ पे रॉस आगे फिंक से पूछने लगती है कि मैं आखिर इसे आगे क्या क्या चीजें सिखाऊं, जहाँ पे फिंक उसे समझाता है कि एक छोटे बच्चे को पालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, उसे कई सारी मुसीबतों से बचाना पड़ेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस छोटे से गूस के ऊपर कई सारी चीजों ने अटैक किया। जिसके बाद हम यहाँ पे जंगल की बाकी एक्टिविटीज को देखते हैं कि कैसे एक बीवर खुद के शेल्टर को बनाने के लिए हमेशा एक बड़े से पेड़ को काटा करता था। हालांकि सारे जानवर उस पे हंसा जरूर करते थे। तब रॉस ने भी सोचा कि उसे अपने बच्चे के लिए एक शेल्टर बनाना पड़ेगा। इसी के कारण एक बीवर के स्ट्रक्चर को कॉपी करते हुए उसने भी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा शेल्टर तैयार करना शुरू कर दिया। छोटे से गूस का अब एक नाम रख दिया गया था, जो कि था तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल, और साथ ही में कुछ नंबर्स भी थे, लेकिन उसे शॉर्ट के अंदर ब्राइट बिल कहा गया। अब छोटा सा बिल भी अपने पास के अंदर से लकड़ियां इकट्ठा करता और रोज को दिया करता। रोज ने ऐसे करके पूरे के पूरे शेल्टर को बना दिया, और उसके बाद में शेल्टर के अंदर बिल के लिए छोटी सी पेंटिंग भी करी। फिंक ने तो अपने लिए सबसे पहले सोने की अच्छी खासी जगह बना ली। अब छोटे से बिल को नींद भी नहीं आ रही थी, इसी के कारण वो पूरी जगह पे इधर उधर घूम रहा था। फिंक यहाँ पे मौका देख के बिल को खाने वाला था, लेकिन अब रॉस समझ गई थी कि उसे बिल को कैसे बचाना है। अब यहाँ पे फिंक, जो कि एक लोमड़ी थी, उसे पता था कि छोटे बच्चे तो स्टोरी सुन के ही सोते हैं। हम सबको पता है कि जैसे हमारी दादी नानियां हमें कहानियां सुना के सुलाती थी, वैसे ही जंगलों में जो लोमड़ी हुआ करती है वही पुराने टाइम में कहानियां सुनाया करती थी। अब रॉस को कहानी सुनानी नहीं आती, क्योंकि वो एक रोबोट है, उसके अंदर ये चीजें फीड नहीं थी। इसी के कारण फिंक यहाँ पे एक कहानी बुनने लगती है। अभी तक भी उसने रॉस को रोक रखा था कि कुछ भी हो जाए वो बिल को कभी नहीं बताए कि उसी की वजह से उसकी पूरी फैमिली की डेथ हुई थी। वो बार बार में ऐसे बोल देती है, लेकिन तभी फिंक इन बातों को बदल देता है, और बिल को कभी नहीं पता लगने दिया कि बिल की पूरी फैमिली को रॉस ने ही एक्सीडेंटली मार दिया था। अब हम देखते हैं कि बिल बड़ा हो गया है और उसे बाहर जाके स्विमिंग भी सिखानी है। रॉस उसे एक रोबोट की जैसे चीजें सिखाती है, लेकिन जो नेचुरल चीजें होती है वो चीज बिल ने कभी सीखी ही नहीं। इसी के कारण वो बार बार में पानी के अंदर डूबने लगा था। सारे जानवर भी देख रहे थे कि बिल एक मॉन्स्टर के साथ में रहता है, लेकिन बिल सबसे झगड़ा कर लेता था कि नहीं, वो मेरी मॉम है और मेरी मॉम को कोई कुछ नहीं कह सकता, और मैं डूब भी नहीं रहा हूँ, बस मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। अब बाकी जानवरों के पास जाता है, जो कि उसे बिल्कुल अपने जैसे दिखाई देते हैं, तो उन्हीं से जाके बातचीत करने लगता है। लेकिन जैसा कि हर बच्चों के अंदर कुछ बुली बच्चे होते हैं, वैसे इन गूस के अंदर काफी ज्यादा बुली गूस थे, और वो बिल को कहीं न कहीं तंग करने लगे थे, उसे डुबाने लगे थे। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे एक क्रोकोडाइल आ जाता है। सारे गूस तो उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ना आता था, लेकिन बिल यहाँ पे अटक जाता है और ऑलमोस्ट वो क्रोकोडाइल उसे खाने ही वाला था। रॉस भागती हुई आती है, लेकिन उसका पैर अटक जाता है। तभी रॉस अपना एक हाथ भेज देती है, और इसके चक्कर में बिल की जान बच जाती है। अगर आज बिल को तैरना आता होता तो शायद वो भी उड़ सकता था। अब यहाँ पे जो दो बाकी के गूस थे, उन्होंने सबके सामने रॉस की पोल खोल दी कि ये जो तुम्हारी माँ है ये धोखेबाज है, ये मॉन्स्टर है, इसी ने तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मारा। जब ये बात बिल को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाता है और पूछता है कि आखिर आपने मुझसे ये चीज क्यों छुपाई। और साथ ही में फिंक को भी कहता है कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी। तो फिंक कहता है कि उन दो को तो मैं बहुत बुरी तरीके से मजा चखाऊंगा, उनको तो मैं खा जाऊंगा। बिल वापस से कहता है कि मुझे सच बताइए, और इसके बाद में ये सब अपने शेल्टर में आ जाते हैं। बिल यहाँ पे पूछता है कि आखिर आप लोगों ने मुझे क्यों झूठ बोला। अब यहाँ पे रॉस बताती है कि मुझे फिंक ने मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं, और फिंक भी कहता है कि देखो ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था, उस वक्त रॉस नई नहीं आई थी, रॉस को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने जानकर के तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। और बिल कहता है कि मैं जिन लोगों को बिलोंग करता हूँ मैं उनके पास कभी नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह गया। और बिल उस पूरे शेल्टर को और अपनी मॉम रॉस को छोड़ के वहाँ से बहुत दूर चला गया, कह सकते हैं कि अपने जैसे गूस के पास में चला गया। तभी रॉस को समझ में नहीं आता कि आखिर अब वो किससे मदद मांगे। इसी के कारण सीधा उसी जगह पे जाती है जहाँ पे वो लैंड हुई थी, उसके जैसे और भी कई सारी बॉडीज वहाँ पे थी। तब जाके रॉस को पता चलता है कि उसके जैसे यहाँ पे 5 और बॉडीज थी, यानी कि ये एक 6 का पूरा शिप का लॉट आया था। उसमें से काफी सारे जो रोबोट्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, पानी के कारण खराब हो गए हैं, लेकिन एक रोबोट अभी भी ठीक है और
और ठीक तरीके से बात कर पा रहा है। इसी के कारण उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन रोज लेने लगती है कि ये किस मैन्युफैक्चरर से आए हैं, किस लिए इन्हें बनाया गया है, इंसानों की मदद के लिए, इंसानों के काम को इजी करने के लिए इन्हें बनाया गया है। अगर किसी भी तरह की इनमें खराबी आ जाए तो इन्हें वापस से मैन्युफैक्चरर्स को भेजा जा सकता है। इनके पास में एक ट्रांसमीटर भी होता है। और अब यहाँ पे जो रोज थी वो इसी यानी कि अपनी दोस्त रोबोट से पूछती है कि मुझे तुमसे क्वेश्चन करना है, मैं यहाँ पे कुछ अटक गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो इस रोबोट को अपनी फीलिंग्स बताती है तो ये सामने वाला रोबोट कहता है कि तुम खराब हो गई हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ गई है, ये चीजें इंसानों की होती है और अगर तुम ऐसा फील कर पा रही हो तो तुम्हें तो सीधा मैन्युफैक्चरर्स के पास में जाना पड़ेगा क्योंकि तुम डिफेक्टिव हो। बल्कि रॉस जो कि एक असल के अंदर रोबोट है, उसके मन के अंदर जो अपने बच्चे गूस को लेकर फीलिंग आई थी कि उसने बिल के साथ में अच्छा नहीं किया, इस कारण वो कंफ्यूज हो गई थी। वो रोबोट और कुछ कर पाता इससे पहले रॉस ने उसे शट डाउन कर दिया और उसके अंदर का ट्रांसमीटर निकाल लिया ताकि वो अपनी कंपनी को अपना डेटा भेज सके। अब रॉस काफी परेशान थी और अकेली ही जाके एक माउंटेन पे बैठ जाती है। फिंक उसके पास आता है और डांटता भी है कि आखिर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, वो भी मुझे बिना बताए, मैं आखिर तुम्हारे साथ ही रहता हूँ और अगर तुम चली गई तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। लेकिन अब रॉस समझ चुकी थी ये उसके लिए जगह है ही नहीं। लेकिन फिंक उसे फिर से समझाता है कि हम गिव अप नहीं कर सकते, अभी भी उस बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें बाकी है सीखनी। अगर माइग्रेशन आ गया और उसे उड़ना नहीं आया तो वो बाकियों से पीछे रह जाएगा। और तब रॉस हार नहीं मानती और अपने दिए हुए ऑर्डर को पूरा करने के लिए वापस ही अपने बेटे बिल के पास में चली जाती है। इस बार वो बिल से माफी भी मांगती है और कहती है कि मुझे प्लीज तुम्हारी मदद करने दो। पहले तो रॉस बिल को अपने ऊपर बिठा के उड़ाना सिखाती है, लेकिन ये चीज भी ज्यादा देर तक मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि बिल जैसे तेज हवा के अंदर उड़ता था तो कहीं न कहीं नीचे जाके गिर जाता था। अब रॉस यहाँ पे बिल को अच्छे खासे उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए एक सीधा चील के पास में पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। वो चील भी रॉस की मदद करता है और उसके बाद में बिल को सिखाता है कि आखिर छोटे छोटे से पंखों को फैलाना कैसे है, ऊपर कैसे जाना है और वहाँ से नीचे कैसे कूदना है। रॉस ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था जहाँ से वो बिल को टेक ऑफ के लिए लेके जा सके और साथ ही में प्रैक्टिस भी कर सके। ये सारी चीजें जंगल के जानवर देख के रियलाइज करते हैं कि ये रोबोट कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि सच में बिल की माँ है जो कि उसके लिए इतनी ज्यादा केयर करती है। हम यहाँ पे एक एल्डरली गूस को देखते हैं जो कि सभी का लीडर हुआ करता था। वो रॉस को समझाता है कि तुमने तो एक असली माँ के जैसा काम किया है, उसे उड़ना सिखाया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी है जो कि बिल के अंदर कमी है क्योंकि जब वो माइग्रेशन के लिए जाएंगे तो मौसम हर बार साथ नहीं देगा, बल्कि कभी तूफान आएगा तो कभी इन्हें रुकना भी पड़ेगा, तो कभी मौसम बहुत ज्यादा भारी भी होगा तो कभी ऊंचाई में भी उड़ना पड़ेगा। इसी के कारण अब रॉस ने बिल की और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कराई, जैसे कि उसके पंखों के अंदर पत्थर वगैरह बांध देना और पानी के साथ में भारीपन के साथ उड़ना। आखिरकार बिल बिल्कुल तैयार था अपनी माइग्रेशन के लिए। वो अपनी स्पीशीज के पास में चला जाता है, सबको हाय हेलो करता है और जो एल्डरली गूस था वो बिल को अपने साथ में रखता है क्योंकि बिल की कोई फैमिली नहीं थी। इसी के कारण कोई भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता था। रॉस को भी वो गुड बाय करके जाता है। रॉस कहीं न कहीं बिल को अपने गले से लगाना चाहती थी, उसे आई लव यू बोलना चाहती थी कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है और बिल भी कहीं न कहीं अपनी माँ को जाने से पहले गुड बाय करना चाहता था और कहना चाहता था कि उसने उसके लिए बहुत अच्छी चीजें करी है, लेकिन वो दोनों ही कहीं न कहीं एक कदम पीछे थे, इसी के कारण नहीं कह पाए। आखिरकार रॉस ने बिल को एक गुड बाय दिया, उसे आखिरी बार हवा के अंदर उड़ाया अपने ऊपर बिठा के। बिल ने एक बहुत लंबी उड़ान भरी और ये सारे गूस उड़ान भर के माइग्रेशन के लिए निकल पड़े। रॉस बस एक रोबोट थी, अगर वो इंसान होती या कोई जानवर होती तो फूट फूट के रोती। रॉस इस वक्त बिल्कुल अकेली बैठी थी। तब यहाँ पे फिंक भी आ गया क्योंकि ये दोनों ही बचे थे अब एक दूसरे के साथ ही। फिंक उसे समझाता है कि जल्दी विंटर्स आने वाले हैं, सारे जानवर अपने अपने घर के अंदर चले जाएंगे, अपने अपने शेल्टर्स में चले जाएंगे, तो हो सकता है रॉस को कुछ टाइम के लिए अकेला रहना पड़े। रॉस अपनी शेल्टर में चली जाती है और साथ ही में फिंक ने जो इतने सालों से अपना शेल्टर बनाया हुआ था वो वहाँ पे चली जाती है। बाकी सारे जानवर भी छुप जाते हैं क्योंकि विंटर्स के कारण बहुत तेज तूफान आता है। यहाँ पे रॉस सोचती है कि अब तो उसे चले ही जाना चाहिए। इसी के कारण रॉस अब सिग्नल भेजना शुरू करती है, लेकिन एक ही सेकंड में उसे रोक भी देती है क्योंकि उसे मन से लगा था कि वो एक बार बिल से जरूर मिलेगी। लेकिन ये सारा सिग्नल उस मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर पहुंच गया था जहाँ से बाकी सारे रोबोट्स को बनाया गया था। यहाँ पे हमें बिल की लाइफ दिखाई जाती है जो कि अब शहर के अंदर पहुंच गया था। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन जब मौसम काफी ज्यादा खराब था, इसी के कारण ये सारे गूस शेल्टर लेने के लिए उसी कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि वही रोबोट्स की मैन्युफैक्चर कंपनी थी। लेकिन
लेकिन यहाँ पे गूस का रुकना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो गया था, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो गूस थे वो सब रोबोट्स को देख के डरने लगे थे। हालांकि बिल नहीं डरता था, क्योंकि वो बचपन से ही एक रोबोट के साथ ही बड़ा हुआ था। इसी के कारण बाकी सारे गूस डर के इधर उधर भागने लगे थे और काफी ज्यादा पैनिक भी हो गए थे। जो एल्डरली गूस था वो कहीं ना कहीं बिल को कहता है कि आगे की कमान तुम्हें संभालनी पड़ेगी, क्योंकि एक तुम ही हो जो कि इनसे नहीं डरते हो। तुम सबको संभालो और यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, क्योंकि ऊपर पूरी जगह को सील किया गया था। कोई भी ऐसा होल नहीं था जिससे कि ये गूस यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन बिल अपने अकॉर्डिंग इन सबको अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर उड़ाने लगता है। जो एल्डरली गूस था वो कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मेरा इंतजार मत करना, मैं आता हूँ। क्योंकि इसी वक्त यहाँ पे बड़े बड़े से रोबोट्स आ गए थे और इन घुसपैठियों को मारने लगे थे। उनके लेजर लाइट से एक होल भी हो गया था, बिल को वो दिखाई दिया था। इसी के कारण वो सारे के सारे गूस को लेके वहाँ से भागने वाला था, लेकिन एल्डरली गूस को एक लेजर लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम रॉस को देखते हैं, जो कि रात में ऑलमोस्ट डिस्चार्ज ही थी और उसे कहीं ना कहीं बिल के भी सपने आ रहे थे। तभी यहाँ पे फिंक उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि मेरा मन नहीं लग रहा और साथ ही में काफी ज्यादा ठंड है, मैं वहाँ पे रह नहीं पाई। हो सकता है कि मेरी जैसी बाकियों की भी कंडीशन हो रखी हो, तो क्या हमें साथ चल के उनकी मदद करनी चाहिए। रॉस इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी बाकी जानवरों की मदद करनी थी। रॉस और फिंक दोनों ही मिल के काफी सारे जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि फिंक स्मेल करके किसी भी जानवर के बारे में बता सकता था और रॉस किसी भी जानवर को रेस्क्यू कर सकती थी। फिर वो जानवर चाहे पानी के अंदर हो, चाहे किसी झोपड़ी के अंदर हो, किसी पेड़ के अंदर हो, कहीं भी हो, रॉस कई सारे जानवरों को इकट्ठा करके अपनी शेल्टर के अंदर ले आती है। साथ ही में सबसे भारी जो भालू हुआ करता था जिसे सब डरा करते थे, उसे भी रॉस यहाँ पे ले आती है। लेकिन पता चलता है कि अलग अलग स्पीशीज के जानवरों के यहाँ इकट्ठे होने से सब एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। तभी फिंक जोर से चिल्लाती है और साथ ही में रॉस भी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करती है कि जब तक स्प्रिंग नहीं आ जाता, जब तक ये विंटर खत्म नहीं हो जाता, हम लोगों को एक साथ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आप सब लोग ऐसा करते रहेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी मत लड़ो और यहाँ पे खुशी खुशी रहो। ये जानवर बातें मान जाते हैं और बिल्कुल शांति से चुपचाप एक दूसरे की मदद करते हुए एक ही जगह बैठ जाते हैं। फिर तो कोई सा भी जानवर किसी के भी बच्चे को पाल रहा था। आखिरकार स्प्रिंग आ गया था, सारे जानवर यहाँ से बाहर निकल गए थे। रॉस भी जब बाहर निकलती है तो चार्ज हो जाती है और देखती है कि गूस वापस आ चुके हैं, यानी कि माइग्रेशन खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि बिल भी जरूर लौटा होगा। वो दूर से देखती है कि बिल अपने पूरे ग्रुप के साथ लौटा है और वो भी एक लीडर बनके। रॉस को बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब उसे बिल के पास नहीं जाना चाहिए, बिल जरूर उसे भूल गया होगा। इसी के कारण रॉस अपनी उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। असल के अंदर रॉस ने जो सिग्नल भेजे थे वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए, उस सिग्नल के चक्कर में मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ दूसरे रोबोट्स को भेज दिया था। एक रोबोट जिसके काफी सारे टेंटिकल्स थे वो नीचे निकलती है, उसका नाम वॉन्त्रा था और वो रॉस को अपने साथ में लेने के लिए आई थी। वो रॉस को बताती है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसके सिग्नल को टारगेट कर लिया था और सिर्फ रॉस ही एक ऐसी रोबोट है जो कि वाइल्ड लाइफ के अंदर रह के आई है, जानवरों के पास में रहती है और कई सारी चीजें भी सीखी है। तो उसे तो पूरी तरीके से एनालाइज होना पड़ेगा और उसकी पूरी मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा। रॉस मना करती है कि सब कुछ छीन लो, लेकिन मेरी मेमोरीज मत छीनो। लेकिन वॉन्त्रा कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी मेमोरीज एकदम सेफ रहेगी। और इसी के कारण वॉन्त्रा अपने साथ रॉस को लेके ही जाने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे फिंक आता और बोलता है कि बिल तुम्हें ढूंढ रहा है हर जगह, जल्दी चलो ना। तो रॉस कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं अपना कुछ सामान भूल गई हूँ, मैं बस अभी लेके आती हूँ। और रॉस वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वॉन्त्रा को समझ में आ चुका था कि अब रॉस लौट के कभी भी नहीं आएगी। रॉस भागती हुई आती है और सबसे पहले बिल से आके मिलती है। ये दोनों ही एक दूसरे को कह सकते हैं कि गले से लगा लेते हैं। बिल कहता है कि मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है, आप बस रुकिए तो सही। और भी बाकी सारे जानवर एक दूसरे के साथ में थे, ये लोग बातें वगैरह कर ही रहे थे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रॉस अपने असली घर के अंदर लौट आई थी। लेकिन यहाँ पे बाकी सारे रोबोट्स भी आने लगे थे जो कि सारे जानवरों के ऊपर शूट करने लगते हैं। लेकिन अब सारे जानवर भी तैयार थे इन सारे रोबोट से लड़ने के लिए। सारे जानवर मिलके इन बड़े बड़े रोबोट्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जो वॉन्त्रा थी वो उन सारे रोबोट्स को अपनी जगह पे जहाँ पे वो रोबोट्स थे उन्हें ब्लास्ट करने का ऑर्डर देती है। वो रोबोट्स जैसे ही ब्लास्ट करते हैं तो पूरे जंगल के अंदर आग लग जाती है। अब यहाँ से बेचारे जानवर भागने लगते हैं और वॉन्त्रा ने रॉस को भी पैरालाइज करके अपने एयरशिप के अंदर भर लिया था और साथ ही में यहाँ से रॉस को लेके जाने लगी थी। वो रॉस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली थी, उसकी सारी मेमोरीज को निकालने वाली थी। रॉस बहुत चिल्लाती है कि प्लीज
प्लीज मेरी मेमोरीज को मत हटाओ, मेरे अंदर बहुत सारा डेटा है, तुम सब कुछ ले लो, बस एक मेमोरी डिलीट मत करो, मेरे साथ बिल की मेमोरीज को अलग मत करो। लेकिन वॉन्ट्रा ऐसा नहीं करती है और रॉस की पूरी मेमोरी को अलग कर देती है और साथ ही में उसे डीएक्टिवेट भी कर देती है। रॉस बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बिल है वो अपनी सारी गूस के साथ में इसी एयरशिप के ऊपर अटैक कर देता है और सीधा इसी एयरशिप के अंदर घुस जाता है और उसके बाद में सीधा रॉस को ढूंढते हुए उसके पास में चला जाता है। जब वो देखता है कि रॉस बिल्कुल डीएक्टिवेट पड़ी है तो उसके पास जाता है, उसे आई लव यू बोलता है कि मॉम आप प्लीज उठो, आप प्लीज उठो। और हम देखते हैं कि सच में जो डीएक्टिवेट रोबोट था यानी कि रॉस जिसकी सारी मेमोरीज को हटा दिया गया है, वो रोबोट भी जिंदा हो जाती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिल ने उसे पुकारा था। जिसके बाद तो रॉस कहती कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। रॉस और बिल दोनों ही यहाँ से भागते हैं। बाकी के सारे जानवर भी एक बीवर के पास में जाते हैं जिसने एक पेड़ को ऑलमोस्ट काट दिया था और उसे मदद मांगते हैं कि प्लीज जंगल के अंदर आग लगी है, हमें इसी पेड़ को गिराना है। बीवर पहले भाव तो बहुत खाता है कि तुम लोग मुझ पे हंसते थे ना, लेकिन सारे जानवरों ने मिलकर आखिरकार उसकी मदद ली, उस पेड़ को नीचे गिराया और जैसे ही पानी जंगल के अंदर बहा तो वो पूरे जंगल से आग बुझ गई थी। यहाँ दूसरी तरफ रॉस और बिल भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वॉन्ट्रा ने उन्हें पकड़ लिया था। लेकिन तभी रॉस का एक हाथ जाता है सीधा उसी जगह पे जहाँ से वो एक पैनल को स्टार्ट कर देती है और वॉन्ट्रा के चिथड़े हो जाते हैं जो कि ग्रेविटी के कारण सीधा रूफ पे चिपक जाते हैं। रॉस ने उस एयरशिप को फाड़ दिया था और उसके बाद में सीधा नीचे जंप करती है। वो बिल को कहती है कि तुम मुझ पे बिलीव कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। रॉस अपनी बॉडी के अंदर बिल्कुल डाल देती है, उसके बाद एक बॉल के अंदर बदल जाती है और इतनी ऊंचाई से नीचे जंप करती है। ऑलमोस्ट पूरी टूट फूट गई थी लेकिन फिर भी नीचे आराम से उतर गई थी और बिल को भी बाहर आराम से निकाल दिया था। सारे जानवर एक साथ में इन दोनों को देख के बहुत खुश थे लेकिन पूरा जंगल जल गया था। सारे जानवर कहते हैं कि आज के बाद तुम रॉस कभी भी कहीं पे नहीं जाओगी, यही तुम्हारा घर है। रॉस कहती है कि अगर मैं नहीं गई तो ये लोग मुझे ढूंढने के लिए वापस से किसी न किसी को भेजते रहेंगे और हर बार ऐसे ही रोबोट्स आते रहेंगे, तो मुझे एक बार तो वहाँ पे जाना पड़ेगा और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं लौट के जरूर आऊंगी। लेकिन अब तक सारे जानवरों को रॉस से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। वो रॉस को नहीं भेजना चाहते थे लेकिन रॉस को मजबूरन अपने सिग्नल को वापस से भेजना पड़ता है और उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। आखिरकार रॉस को लेने के लिए मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी पहुंच जाती है। हर बार की तरह इस बार भी जब विंटर आती है तो सारे गूस माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे जानवर अपने उसी बनाए हुए शेल्टर के अंदर रहते हैं। फिंक सारे छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाया करती है रॉस और बिल की। हमें आखिर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे रोबोट्स अपना काम कर रहे हैं जैसे कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तभी एक छोटा सा गूस निकल के आता है जो कि अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। असल के अंदर ये बिल था और वो जिस रोबोट के पास जाके खड़ा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि रॉस ही थी और उसकी मेमोरीज गायब करने के बाद में भी उसके अंदर की फीलिंग्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी और वो बिल को पहचान के उसे अपने पास उठा लेती है और उसे तब भी प्यार करती है। इसी के साथ गाइस ये बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर चाहे वो रोबोट हो या इंसान हो, अगर किसी को आपके साथ में अटैचमेंट हो गई है तो वो अटैचमेंट कभी भी कहीं नहीं जाएगी। तो गाइस आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।